नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। लॉकडाउन घोषित होने के बाद देश के तमाम कोनों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों के माध्यमों से इन श्रमिकों को अपने अपने राज्यों में पहुंचने तक जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ट्रेनों को सही समय तक उनके गंतव्य तक न पहुंच पाने, रास्ते में खाने पीने की समुचित व्यवस्था न होने और आवश्यकता से ज़्यादा भीड़ होने, सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले को नकारा जाने के तमाम आरोपों के बाद 29 मई को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष प्रेस के सामने आए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मीडिया और अन्य माध्यमों से तमाम आरोपों की सिलसिलेवार तौर पर सफाई देने का काम किया गया। वैसे यह सफाई कम और स्वीकारोक्ति ज्यादा लगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि 27 मई तक कुल 52 लाख श्रमिकों को अपने अपने राज्यों तक पहुंचाने का काम रेलवे द्वारा किया गया है। कुल 3840 ट्रेनें चलाई गई, जिसमें इस आरोप को कि जिसके द्वारा यह कहा गया था कि तमाम ट्रेनें विलंब से चलाई गई, उस पर सफाई देते हुए कहा गया रेलवे बोर्ड द्वारा कि सिर्फ 4 ट्रेनें ऐसी थी जो 72 घंटे से ज़्यादा समय लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचने का काम की। उसके अतिरिक्त 3500 ट्रेनें सही समय पर अपने अपने जगहों पर अपने अपने संबंधित राज्यों तक पहुंचने का काम किया गया। 10% ट्रेनें यानी कि लगभग 300 ट्रेनें रेलवे बोर्ड के अनुसार 24 घंटा से ज़्यादा और 72 घंटे से कम का समय लगा। सवाल उठता है कि 300 लगभग ट्रेनें जो 3840 का 10% होता है, जैसा कि रेलवे बोर्ड द्वारा यह कहा गया कि यह 10% ट्रेनें 72 घंटे से ज़्यादा का समय इन ट्रेनों ने प्रवासी नागरिकों को अपने अपने राज्यों तक पहुंचाने में समय लगा। तो यह सवाल उठता है कि जो आरोप पहले से है कि 72 घंटे से कम, यानी कि कोई ट्रेन अगर अपने राज्यों अपने गंतव्य तक पहुंचने में उसे 20 घंटे या 24 घंटे लगते हैं, तो वो 50 घंटे, 55 घंटे, 60 घंटे, 65 घंटे तक का समय उसके द्वारा लिया गया। स्वाभाविक रूप से अति विलंब से यह ट्रेनें चलाई गई, लेकिन चूंकि आंकड़ों के साथ इस तरीके की हेराफेरी हमेशा सरकारें किया करती हैं, उसी तरीके की कुछ बयानबाजी भी रेलवे बोर्ड द्वारा करते हुए इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि आखिर उन ट्रेनों को पहुंचने का समय क्या निर्धारित था और वह समय कितने विलंब से अपने अपने स्थानों पर पहुंचने का काम उन ट्रेनों द्वारा किया गया। निश्चित रूप से यही आरोप पहले भी लगाए गए हैं कि ट्रेनों को पहुंचने के जो ट्रेनें 24 घंटे 20 घंटे अपने स्थानों पर पहुंचने का समय था, उससे वो 50 घंटे से लेकर 60-65 घंटे ज़्यादा विलंब से पहुंची हैं। और ट्रेनों में चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले को पूरी तौर पर नकारा गया, आवश्यकता से ज़्यादा भीड़ रही, इसके चलते तमाम ट्रेनों में लोगों की मौतें भी हुई। मौतों को लेकर ट्रेनों में जो मौतें हुई हैं इस प्रवासी मजदूरों की, इसको रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा टाल दिया गया। इन सवालों को टालने का काम किया गया
उनके द्वारा यह कहा गया कि तमाम ऐसे वजह हैं जिसमें उनको ऐसे प्रवासी मजदूर जो पहले से बीमार रहे हों या अन्य तमाम कारणों हैं जिसकी जांच चल रही है, उसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि उनकी मौतें ट्रेन में या प्लेटफार्मों पर कैसे हुई हैं। यही नहीं, खाने के सवाल को लेकर भी उनके द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि जो भी ट्रेनें अपने अपने राज्यों से जहां से उसका चलना शुरू होना था, वहां संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि वह उनको खाने पीने की व्यवस्था उनकी सुनिश्चित करें। लेकिन महाराष्ट्र जैसे प्रदेश जिनके द्वारा क्वारंटाइन सेंटरों से लेकर तमाम मजदूरों को किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था कभी भी नहीं की गई, लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों की इस दुर्दशा के चलते ही लाखों प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र जैसे मुंबई जैसे महानगरों से भागने के लिए बाध्य हुए। ऐसी सरकारें उनको ट्रेनों में जाने के लिए, ट्रेनों में जाने पर उनकी कैसे व्यवस्था कर पाएंगी, यह समझ से परे है। रेलवे बोर्ड द्वारा यह भी कहा गया कि रास्ते में सामाजिक संस्थाओं और तमाम ऐसे ग्रुपों जिसमें रेलवे परिवार की महिलाएं भी शामिल हुई थी, उनके द्वारा भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। यह समझ से परे है कि जब 52 लाख लोगों की व्यवस्था ऐसे सामाजिक संस्थाओं और ऐसे घरेलू माध्यमों से कैसे पूरा किया जा सकता था। निश्चित रूप से सरकार इसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं थी, रेलवे बोर्ड इसके लिए उसकी पूरी तैयारी नहीं थी और उसने अपने प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों में बाकायदा भोजन और पानियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने में वह असफल रही। ये उसकी स्वीकारोक्ति इसे कहा जा सकता है या सफाई। कुल मिलाकर ट्रेनों की स्थिति, ट्रेनों में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको अपने अपने राज्यों तक पहुंचने की तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों वाराणसी में भी जब ट्रेनें पहुंची, एक ट्रेन मुंबई से पहुंची तो उसमें 2 लाशें लावारिस अवस्था में मिली। इसी तरीके से पिछले दिनों झांसी में एक रेल के टॉयलेट में एक मजदूर मिला। मजदूर को जो मुंबई से चलकर झांसी पहुंचा था, उसको झांसी छपरा एक्सप्रेस ट्रेन से बस्ती अपने घर जाना था। झांसी से वो छपरा और छपरा से वापस ट्रेन झांसी तक पहुंची। कुल लगभग 740 किलोमीटर का यह अंतराल है। इस बीच में कहीं भी किसी ने उसको नहीं देखा और उसकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, यह अभी तक यह जांच का विषय है। यह नहीं पता लग पाया है कि आखिर में वह झांसी में जब सवार हुआ बस्ती जाने के लिए, तब वह बस्ती पहुंचने के पहले उसकी मौत हो गई या वह छपरा के जाने आने रास्ते में उसकी मौतें हुई हैं। इस तरीके से तमाम जगहों पर प्रवासी मजदूरों की ट्रेनों में और प्लेटफार्मों पर मौतों का होना देखा गया है। इस पर रेलवे बोर्ड मौन दिखा। सवाल उठता है कि इस लॉकडाउन के दौरान क्वारंटाइन सेंटर में की व्यवस्था से लेकर खाने पीने की व्यवस्था तक हर जगह आंकड़ों में जो जंगलरी की जा रही है वह ठीक बात नहीं है। दिल्ली में भी यह देखा गया है कि मौतों के आंकड़ों में भी वहां हेराफेरी करने का आरोप लगाया जा रहा है। संबंधित अस्पताल अपने यहाँ मौतों की संख्या कुछ बताते हैं, दिल्ली सरकार कुछ बताती है। केवल अपनी पीठ थपथपाने और अपनी व्यवस्था बेहतर दिखाने की दृष्टि से इस तरीके की
इस तरीके की आंकड़ों में की जा रही हेराफेरी समाज और इस देश के साथ अच्छा व्यवहार इसे नहीं कहा जा सकता है। इस तरीके से पूरे देश में, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या गुजरात हो, कहीं भी इस तरीके की जो आंकड़ों के साथ हेराफेरी की जा रही है, जो उनके यहाँ टेस्टिंग किए जा रहे हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं, जो मौतें हो रही हैं, उनको ईमानदारी से दिखाने की जो स्थिति नहीं है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले दिनों, काफ़ी दिनों से ICMR द्वारा जो लोग संक्रमित हो रहे हैं या जिन लोगों की मौतें हो रही हैं, इसका भी आंकड़ा जो नियमित रूप से प्रेस ब्रीफिंग में दिया जा रहा था, वह भी नहीं दिया जा रहा है, जो निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। कुल मिलाकर लॉकडाउन के दौरान इस तरीके की जो दुर्व्यवस्था है, इस तरीके की व्यवस्थाएं जो शुरुआती दौर में शुरू की गई, जिसमें संक्रमित लोगों की जांच होती थी, शुरुआती दौर में क्वारंटाइन होते थे, क्वारंटाइन होने के बाद जब वो ठीक होने के बाद उनकी जांच होती थी, यहाँ तक कि अगर इस संक्रमण से मौतें होती थी तो मौत के बाद भी उनकी जांच होती थी, उनकी टेस्टिंग होती थी। किसी दिल्ली में से लेकर तमाम राज्यों में अगर अन्य बीमारियों से भी मौत हो रही हो तो उसकी भी मौत होने के बाद उसकी जांच की जाती थी कि कहीं उसकी मौत इस संक्रमण से तो नहीं हुई है। लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनारा कर अब जो मौतें हो रही हैं वो भी कोरोना बीमारी से वह मौतें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसे या तो आप कहें नजरअंदाज किया जा रहा है या आंकड़ों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। हर राज्य दूसरे राज्य से स्वयं को बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहा है, जबकि वहां की स्थिति क्या है यह सबके सामने है। रेलवे से लेकर तमाम जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर और टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अब लगभग 2 दिन बाद ही अब 5वें लॉकडाउन की शुरुआत होने जा रही है। संभावना है तमाम रियायतों के साथ यह 5वां लॉकडाउन निश्चित रूप से आगे भी जारी रहेगा। ऐसी स्थिति में यह देखने की जरूरत है कि जो पिछली दिक्कतें लोगों को हुई हैं उसके मद्देनजर अगर उन्हें ठीक करने का प्रयास नहीं किया गया, आंकड़ों से अगर बाजीगरी की गई, जंगलरी की गई, तो निश्चित रूप से यह किसी भी बेहतर स्थिति के विपरीत होगा। इसे हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है और ईमानदारी से सब कुछ सबके सामने रखने की जरूरत है, तभी इन कमियों को दूर किया जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना।